हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और जैसा कि आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आया हूं। और जो डेली आपको क्लास मिल रही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। विविध एक्सप्रेस की क्लास को आपको लास्ट तक वॉच करना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देंगे, वो सभी स्टूडेंट को वॉच करना है, अच्छे से अपना नोट्स बनाना है। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट विद एक्सप्रेस की क्लास का जुटिए, आप सारे वर्क छोड़िए और क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए। क्लियर है? आप क्वेश्चन नंबर 1 सब स्टूडेंट नोट करें। यहाँ पर देखिए हम राज्यपाल, राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। और राज्यपाल के कुछ कंटेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपके सामने अभी बोर्ड पर छाप दिए जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट क्लास को छोड़े नहीं, अच्छे से वॉच करे। और राज्यपाल के जितने क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखवाए जाएंगे, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर? तो सभी नोट करें राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 154 154 में राज्यपाल के लिए क्या लिखा हुआ है, तो अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। आप 154 एक आर्टिकल है, तो उसमें राज्यपाल के लिए क्या लिखा हुआ है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। लिखिए आप सब स्टूडेंट, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करेगा। का प्रयोग राज्यपाल का प्रयोग करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी पावर किसके हाथ में है? यानी कि राज्यपाल के हाथ में। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? 154 में ऐसा लिखा, 154 में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप 155 आर्टिकल नंबर 155। मैंने कई बार विविध एक्सप्रेस की क्लास में 155 वगैरह आपको सब लिखवाए। 155 में राज्यपाल के बारे में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की यहाँ पर नियुक्ति है। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अपने कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट लिखें कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? सभी को याद है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कौन से आर्टिकल में नियुक्ति देता है? 155 में ऐसा लिखा हुआ है, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा। सर नेक्स्ट लिखोगे आप 159 159 आर्टिकल नंबर 159 में राज्यपाल के लिए क्या प्रावधान है? 159 में राज्यपाल की पद की शपथ है, यानी कि शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण। अब आपको बताना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। इसी में आगे लिख दोगे आप शॉर्ट तरीका से, इसे तो बोलते हैं नोट्स। राज्यपाल को शपथ 159 में है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लिखिए आप समझे, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? और इसी में नेक्स्ट देखोगे आप आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल के लिए क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल के लिए क्या लिखा हुआ है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं 213। अगर आपको 213 याद है तो अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं आप। 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, यानी ऑर्डर करने की पावर, किसी भी सदन को ऑर्डर करने की पावर राज्यपाल को कौन से आर्टिकल दे रखी है? 213। और स्पेशल राज्यपाल की वीडियो को आप वहां से YouTube पर जो वीडियो डली हुई है वहां से वॉच करोगे तो आपको इसके बारे में, अध्यादेश के बारे में आपको डिटेल में वहां पर दिखाई देगा। एक आर्टिकल और यहाँ देखोगे आप, आर्टिकल नंबर 161 161 राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। 161 में राज्यपाल के क्षमा संबंधी अधिकार, क्षमा संबंधी अधिकार। चलो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या राज्यपाल किसी की फांसी को भी रुकवा सकता है? किसी की मृत्यु दंड को भी क्षमादान करने की पावर इनके पास है। आर्टिकल नंबर 161 में राष्ट्रपति को, राज्यपाल को किसी की फांसी या मृत्यु दंड को क्षमादान की पावर नहीं है। वो क्षमादान की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पर एक कंपेयर करोगे आप, 161 में क्षमा संबंधी अधिकार किसके हैं? राज्यपाल के हैं। अब आप अपना कमेंट बॉक्स में आप लगाओगे राष्ट्रपति को क्षमा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल दे रखे? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि राष्ट्रपति को क्षमा संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में दे रखे? आर्टिकल नंबर बताइए आप, आर्टिकल नंबर 72 यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा संबंधी अधिकार का प्रावधान दिया गया है, अधिकार मिले हैं और यही अधिकार
क्षमा संबंधी अधिकार के अधिकार राज्यपाल को भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं? 161। तो अभी पीछे यूपी दरोगा का जो एग्जाम हुआ, यूपीएसआई की मेंस परीक्षा में 213 पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 213 आया था। आर्टिकल नंबर 213 यूपी दरोगा की मेंस परीक्षा में संविधान में पूछा गया, और संविधान आपको जितना मैं आपको समझा दूंगा, लिखवा दूंगा, वही आपका आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? एक और देखिए आप इसमें एक क्वेश्चन आपसे यहाँ, चलो आर्टिकल लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 202, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 के 3 के क में राज्यपाल के लिए क्या प्रावधान है, ये और मैंने आपको दिया है। ये आपको थोड़ा 202 का 3 का के सेक्शन नए आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, बट इसमें राज्यपाल के क्या है? वेतन भत्ते। देखिए आप, राज्यपाल के वेतन भत्तों का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? 202 के 3 के क में है। राज्यपाल को जो वेतन भत्ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन से फंड से, कौन सी निधि से दिए जाते हैं, ऐसे भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, और उनमें आपका स्पीकर भी आता है, न्यायाधीश को भी जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो भी राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप नेक्स्ट। चलो एक आर्टिकल और देखिए आप, आर्टिकल नंबर 164, 164 में क्या प्रावधान, कितनी बार विविध एक्सप्रेस की क्लास में 164 को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि अगर कोई पॉइंट, कोई आर्टिकल, कोई फैक्ट में बार बार विविध एक्सप्रेस की क्लास में लेकर आ रहा हूं, वो सिर्फ आपको याद कराने की वजह से, और वो जीएस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। 164 में किसकी नियुक्ति है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। 164 में किसकी नियुक्ति है? सीएम की नियुक्ति है, मुख्यमंत्री। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ऐसा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल ही करेगा? मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन देगा? राज्यपाल देगा। ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 164 के अंतर्गत, 164 के अंतर्गत। क्लियर? सब्जेक्ट इसे भी नोट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। चलो संविधान पे चर्चा हो गई है, और बाकी टॉपिक पर भी देखते हैं क्वेश्चन। लिखिए आप, एक क्वेश्चन देखिए आप, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है, बनने का कारण क्या है? तो स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। आप मृग मरीचिका जो बनती है, जो हमें दृष्टि आभास होता है, एक दृष्टि आभास, इसे एक दृष्टि आभास कहते हैं, कि ये मृग मरीचिका बनने का कारण क्या बनता है? आपको सिर्फ अपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लगाना है कि मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, जिसमें हमें आभास होता है। क्लियर? जिसमें क्या होता है, जैसे आपको कहीं रेगिस्तान है, सड़क है, तो वहां पर क्या होता है, यानी कि बहुत टेम्परेचर के कारण, यानी कि रेगिस्तान, वहां पर वो गर्म हो जाते हैं, और ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। क्लियर? तो हमें उसके अपवर्तन कारण आभास होता है। तो यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन लागू होगी कि हमें इस तरह से आभास होता है कि दृष्टि आभास दिखाई पड़ता है? क्लियर? पानी है नहीं, पानी दिखाई पड़ रहा है, जैसे लग रहा है जैसे पानी प्रतीत होता है। क्लियर? तो मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? सभी जन अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये मृग मरीचिका का बनने का मुख्य कारण है। सभी जन नोट करें इसे। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए आप, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या बनता है? प्रकीर्णन का कारण क्या बनता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इस लाइन से सीधा मतलब है प्रकाश, यानी कि प्रकाश वायुमंडल में किस तरह से विस्तृत होता है, फैलता है, उसकी स्कैटरिंग होती है। तो कौन सी कंडीशन, किसके कारण प्रकाश वायुमंडल में फैल जाता है? सभी जन अपने कमेंट में लगाएंगे। धूल के कारण, यानी कि वायुमंडल में धूल के
धूल कण द्वारा प्रकाश विसरित होता है, उसकी स्कैटरिंग होती है, वो फैल जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और माइंड में घूम रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन की जो थ्योरी है, प्रकाश स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपनी थ्योरी लिखी है कि प्रकाश किस प्रकार से फैलता है। यह प्रकाश वायुमंडल में धूल के कणों के द्वारा फैलता है। ये किसने बताया था? सीवी रमन। किसने बताया था? सीवी रमन। नेक्स्ट लिखिए आप स्टूडेंट। चलिए, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं। पानी में जो हवा का बुलबुला बन जाता है, जो बबल्स बनता है, वो कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सफिशिएंट इसे नोट करें, अवतल लेंस। इस अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका इंग्लिश का भी आप नाम लिख सकते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? किस कारण से निकट दृष्टि दोष हो रहा है, ये आप लिखोगे। आप निकट दृष्टि दोष, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत भी हो जाते हैं, गलत होने के चांस होते हैं। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? यह निकट दृष्टि दोष में क्या कंडीशन बढ़ जाती है? तो इसमें आपको सिर्फ इधर निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। हमें पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती या दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती या पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में सब्स्टिट्यूशन लिखकर बताएं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती या पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। मुझे आपके कमेंट्स का वेट है, आप सफिशिएंट स्पीड के साथ लगाएं कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती या दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है। इसका आंसर आएगा कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। लिखिए आप सभी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि रेटिना से पहले ही उसका इमेजिंग बन जाता है। रेटिना से के पीछे इसका पहला इमेजिंग बनता है, तो इसलिए ये दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं पड़ती। और इस रोग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में या इसके उपचार में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? इसके निवारण में, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण में उसको कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, लगाइए आप निकट दृष्टि। जैसे मेरे चश्मे लगे हुए हैं तो मुझे कौन सा दोष है? तो मुझे निकट दृष्टि दोष है, तो मैंने अपने निवारण के लिए कौन सा लेंस लगा रखा है? तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस लगता है। अवतल लेंस लगता है। सफिशिएंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक इसका जस्ट अपोजिट दूरदृष्टि दोष, उसे भी आप लिखोगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, यहां पर मैंने लिखा दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना या पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। इसमें आता है, इसमें उल्टे होते दोनों में। पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, ये इसका दूसरा नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का यूज होता है? इसमें लेंस होता है उत्तल लेंस का इसमें उपयोग में लाया जाता है, उत्तल लेंस। और इसको उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
चलिए अभी धीरे धीरे आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में साइंस के आपको संविधान के अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराए थे, ये आपको साइंस के कराए हैं और धीरे धीरे बहुत इतिहास के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। विविध एक्सप्रेस की क्लास का सीधा मतलब है विविध एक्सप्रेस मिक्स क्वेश्चन आपके सामने और सभी सब्जेक्ट के यहाँ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी विविध एक्सप्रेस क्वेश्चन कम आए हैं। क्लियर, वो भी सब आपके सामने आ जाएंगे। क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सबसे ज्यादा है? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सबसे ज्यादा है, उसका नाम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सबसे ज्यादा है, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है? यानी कि आपका थोरियम। कौन सा है? थोरियम। अभी पीछे यूपी पुलिस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि थोरियम के जो भंडार हैं वो भारत के कौन से राज्य में? केरला में। सबसे ज्यादा केरल में मैक्सिमम इसके भंडार हैं और भारत में सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार। क्लियर, तो थोरियम के भंडार में भारत विश्व में भी भारत नंबर 1 है। थोरियम, तो हमारे थोरियम को कौन लेकर चला जाता? चाइना लेकर चला जाता है। चाइना बहुत ज्यादा थोरियम। क्लियर, तो थोरियम के भंडार हैं। तो थोरियम सबसे ज्यादा कहां पर? भारत में। भारत के कौन से राज्य में? केरला में। कहां पर है? केरल में है। और इसमें आगे लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, ग्रेफाइट क्या है? एक क्वेश्चन बड़ा जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ग्रेफाइट क्या है? बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रीवियस सेट में आपने देखा होगा। ग्रेफाइट अपना में क्या है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है और ग्रेफाइट से एचबी पेंसिल, जो आपकी एचबी पेंसिल होती है, एचबी पेंसिल का लेड किसका बना होता है? लेड बोले शीशा। एचबी पेंसिल का जो रिफिल होता है वो किसका बना होता है? एचबी पेंसिल का लेड यानी कि ग्रेफाइट बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ये भी आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और आप इसमें जोड़ सकते हैं आप, ग्रेफाइट यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में लिखिए आप सब स्टूडेंट, नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की बमबारी होती है उसको धीमा करने के लिए ग्रेफाइट का यूज यहाँ पर होता है। क्लियर, ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका यूज होता है। और ग्रेफाइट किसका रूप है? कार्बन का एक अपरूप है। तो कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से? ग्रेफाइट और हीरा। सबसे शुद्ध अपरूप कार्बन का कौन सा है? अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है हीरा और दो अपरूप के एलिमॉर्फ के पूछ रहे हैं तो आप बताओगे ग्रेफाइट और हीरा। सब स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए लिखिए आप सब स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लिखोगे आप, नाभिकीय रिएक्टर ये आपका हो गया। इसके बाद लिखोगे रडार, मैनोमीटर, दो लिखोगे आप, एक साथ लिख लो आप, रडार और मैनोमीटर। इन दोनों उपकरणों का फंक्शन क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। मैनोमीटर और रडार का यूज कहां कहां पर होता है? इन दोनों के आंसर आपको लगाने हैं। यानी कि रडार और मैनोमीटर। रडार का कहां होता है? वायुयानों की दिशा ज्ञात करने के लिए। वायुयानों की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का यूज होता है? रडार का यूज होता है। और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं? अल्टीमीटर आपके अभी पीछे यूपी पुलिस में भी आया था। अल्टीमीटर से क्या काउंट होता है? विमानों की ऊंचाई काउंट होती है। विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। एक यंत्र वो लिख लो आप। विस्कोमीटर से हम क्या मापते हैं? विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्रुवों की
श्यानता। धीरे धीरे आपको सारे उपकरण भी याद करा दिए जाएंगे। अब मैंने आपको यहाँ सिर्फ 4 लिखे हैं, आप 4 याद कर लीजिए। पहले मैंने आपको इनकी विविध एक्सप्रेस में भी इनकी पूरी लिस्ट भी बना रखी है। 4 4 5 5 बीच बीच में आते रहेंगे, आपके याद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप विविध एक्सप्रेस के रजिस्टर को आप यानी कि अच्छे से रिवाइज करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सामने रजिस्टर में ही आते चले जाएंगे। और वही आपका जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आपका जो विविध एक्सप्रेस का जो रजिस्टर आपने बना लिया है, जिसमें आपने 5000 10,000 जितने भी क्वेश्चन आपने हर सब्जेक्ट के जोड़ रखे हैं, वही आपका यही आपका प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट के दम पर ही आप बड़े से बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हो, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिखिए आप सब्जेक्ट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें। सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व और सबसे अधिक मैक्सिमम विद्युत ऋणात्मक तत्व। मैक्सिमम विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट आपको बताना है। और मैक्सिमम यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व। सब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व, करने वाला एलिमेंट कौन सा है? ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप। सबसे पहला क्वेश्चन यहां देखिए आप, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? सबसे हल्का तत्व आपसे पूछे, यहां पर बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं, हीलियम लगा देते हैं। तो हीलियम गैस है, तो सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। लगाइए आप, सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन की खोज आपसे पूछ ली गई तो अपने कमेंट में बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने की है। और भविष्य का ईंधन भी हम इसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन कहलाता है। आवारा तत्व भी यही कहलाता है, आवारा तत्व भी यही कहलाता है। और एक पॉइंट इसमें और देखोगे आप, कौन सी क्रिया पर ये बनता है? हाइड्रोजन कौन सी क्रिया में बनता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम बनता है, यानी बम भी बनता है, एलिमेंट भी नाभिकीय संलयन की क्रिया पर ही बनता है, नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन जो बम बनता है वो परमाणु बम से 1000 गुना भारी है। आपकी केमिस्ट्री का टॉपिक चलेगा तो बहुत अच्छे से आपको लिखवा दिए जाएंगे, विविध एक्सरसाइज क्लास में से आपको रिमाइंड के लिए लिखवाए जा रहे हैं कि इन पॉइंट को आप भूले नहीं। और क्लियर? हाइड्रोजन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कैवेंडिश। कौन था? लिख दोगे सभी जन? हाइड्रोजन की खोज किसने की है? कैवेंडिश। और आवारा तत्व और भविष्य का ईंधन भी किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। और सबसे हल्का तत्व भी कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व बताइए आप सभी स्टूडेंट। अपने कमेंट बॉक्स में बहुत बच्चों ने लिख दिया है ओस्मियम। ओस्मियम ये सबसे भारी तत्व है। मैक्सिमम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। मैक्सिमम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला एलिमेंट आपसे तो क्लोरीन है। क्या आएगा? क्लोरीन। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, सबसे हल्की धातु बताइए कौन सी है? अपने कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर मिल रहे हैं आपको। सबसे हल्की मेटल कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? और सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? नॉन मेटल कौन सी है? ये क्वेश्चनों का आंसर लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट। सबसे हल्की मेटल आपसे यहां पूछी गई है, सबसे कठोर धातु यहां आपसे यहां पूछी गई है, और सबसे कठोर पदार्थ पूछा गया है, सबसे कठोर एक नॉन मेटल आपसे पूछी गई है। क्लियर? तो बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, तो आप इनका आंसर लिखिए आप सभी। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम। लिथियम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं। प्लेटिनम, सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम।
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगर नॉन मेटल भी कह के पूछे तब भी हीरा। क्लियर? कि हीरा अपने आप में क्या है? नॉन मेटल है, यानी कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन का एक शुद्ध रूप है। कार्बन का एक शुद्ध रूप है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट देखिए, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्लास को बीच में ऐसे नहीं छोड़ना है। बहुत बच्चे करते हैं कि क्लास 2 मिनट 4 मिनट देखी, नमस्ते किया, चल दिए। क्लियर? यानी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चले जाते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। आपके कैरियर का सवाल है और आपको आपके कैरियर का सवाल है। बार बार मैं तो फिर भी आपसे यही बोलता हूं कि आपको 10-12 घंटे की स्टडी आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और जिस मेथड से आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से वॉच करना चाहिए और अपने अच्छे से कंटेंट बनाकर नोट्स बनाने चाहिए। अपने 24 आवर्स का जो आपका टाइमिंग है उसको मैनेज कीजिए, किस टाइम कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है। क्लियर? क्योंकि ड्रीम आपका, सपना आपका, लाइफ आपकी है, तो लाइफ आपको खराब नहीं करनी है। क्लियर? जो समय गया वापस नहीं आएगा, जो समय गया वापस नहीं आएगा, ये फिर मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। क्लियर? कि जो समय गया वो वापस नहीं आएगा। हर अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। क्लियर? आगे लिखिए आप एक क्वेश्चन लिखिए आप, खजुराहो का विष्णु मंदिर। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए हैं कि इतिहास का क्वेश्चन हमारे सामने आया है और इस क्वेश्चन का आंसर हमको पता है, बिल्कुल पता है। अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप, खजुराहो का विष्णु मंदिर किस वंश के राजाओं की देन है? किस वंश के राजपूत राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया है? किस वंश के राजपूत राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया है? खजुराहो का विष्णु मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो का विष्णु मंदिर जो है चंदेल राजपूत राजाओं की देन है। चंदेल राजपूत शासकों की देन है। राजपूत राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया है और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। और किसका मंदिर है? विष्णु का मंदिर है। चंदेल वंश। अब यहाँ चंदेल वंश की बात आ रही है तो अपने कमेंट बॉक्स में इस वंश का फाउंडर भी सफिशिएंट लिख सकते हैं कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं आप, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। क्लियर? इतिहास का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब इतिहास प्रॉपर तरीका से आपको कराया जाएगा। अगर स्टूडेंट ने इतिहास की क्लास को वॉच कर लिया है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, उसका इतिहास कभी गलत नहीं होगा। कितना बड़ा एग्जाम दो, कितना छोटा एग्जाम दो। क्लियर? तो आपको सारा इतिहास में इतने अच्छे तरीका से कराऊंगा कि आप कभी इतिहास को भूलोगे ही नहीं। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गांधार एवं मथुरा शैली। गांधार एवं मथुरा शैली। हमें अपनी परीक्षा पास करनी है, हमें विद्वान नहीं बनना है। पहली बात ये है, हमें परीक्षाएं अपने एग्जाम पास करने, विद्वान नहीं बनना है। अच्छे तरीका से क्लास को प्रॉपर करना है और जो सब्जेक्ट जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर एक ही पॉइंट को हर डीपली अंदर तक जा रहे घुमा रहे गोल चक्कर घुमा रहे 20-25 मिनट तक, ऐसे नहीं पढ़ना है। क्लियर? ना अपनी पता ना दूसरे की पता। क्लियर? इस तरह से क्लास को नहीं पढ़ना है, अच्छे तरीका से क्लास को वॉच करना है। गांधार एवं मथुरा शैली। गांधार एवं मथुरा शैली स्पष्ट तरीका से आपको पॉइंट को समझना है। गांधार एवं मथुरा शैली से मतलब देखो सॉल्यूशन देखिए, कला होता है। क्या होता है? कला। गांधार एवं मथुरा कला कौन से वंश में अपने चरम पर थी? कहीं कौन से काल में गांधार मथुरा शैली लाइट में आई, प्रकाश में आई, या कौन से काल में इसका उदय हुआ और कौन से काल में कौन से वंश में इस शैली का, इस कला का बोलबाला था। मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको लैंग्वेज बता दिए और अभी आपने पीछे यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया। देखो क्वेश्चन ये सिविल का है। क्वेश्चन ये सिविल में आयोग में सबसे ज्यादा पूछा गया पिछले 20 साल में, लेकिन यूपी पुलिस में भी आपसे अपेक्षा की गई कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप भी बताइए। गांधार मथुरा से हमारे बच्चे न ऑफलाइन में इतिहास पढ़ रखा है वो तो ऐसे क्वेश्चन को गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं और सब कुछ उनके कंठस्थ याद है, हाथों पर पूरा इतिहास याद है। एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं होगा। गांधार मथुरा शैली या इसको बोलते हैं कला कौन से वंश में थी? कुषाण वंश में। क्लियर? कुषाण वंश लिखिए आप सभी, कुषाण वंश। गांधार मथुरा शैली। अब एक कुषाण वंश, जैसे आपने यहाँ पर लिखा कुषाण, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, कहीं नहीं भागना है, परीक्षाएं बिल्कुल आपके पास
परीक्षा में टाइम है 3.5-4 महीने का टाइम है दिल्ली पुलिस में, कोई किसी को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए, विद एक्सरसाइज की क्लास है, यानी कि आपके सामने यानी कि 100-150 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, कंटेंट डेली आते हैं, यही आपकी परीक्षा को पास करा देंगे। बाकी आपको अच्छे से जो वीडियो आपको मिल रही है विद एक्सप्रेस में या ऑनलाइन क्लास में जो प्रॉपर क्लास मिल रही है वो आपके लिए सफिशिएंट है। पहले मैंने आपसे बार-बार बोला है, किसी पॉइंट को अगर मैं बार-बार बोला तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आप 10-12 घंटे की स्टडी कीजिए, जो आपके पास एक जीएस की एक बुक, एक पब्लिकेशन की एक बुक है, उसको अच्छे से वॉच कीजिए आप, क्लियर, और क्लास को वॉच कीजिए, आपकी परीक्षाएं पास हो जाएंगी। ज्यादा मटेरियल को के लिए नहीं भागना है, ज्यादा मटेरियल पर अगर आपने बहुत बच्चे कर रहे हैं गड़बड़ अभी, माने बहुत इस तरह से अभी आप ही नहीं, बहुत बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम इतने घबरा चुके हैं, पैनिक हो चुके हैं, अब उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी मटेरियल उनको मिल जाए और वो 3-4 महीने उसको पास कर जाएंगे या उसको पूरे को पढ़ जाएंगे। पूरी साल से कुछ भी नहीं पढ़ा, 3 महीने में आप इतना मटेरियल कैसे पढ़ लोगे? आप परीक्षा को पास कर रहे हो, आप स्मार्ट तरीके से परीक्षा तभी पास होती है जब बच्चा सिर्फ अपने सिलेबस पर फोकस रखता है, एक ही मेथड से पढ़ता है, एक ही कंटेंट पे पढ़ता है और बार-बार उनको ही रिवाइज करता है, परीक्षा उसकी पास हो जाती है। स्मार्ट तरीके से परीक्षा पास होती है, मूर्ख पढ़ने से परीक्षा पास नहीं होती है कि आप जो है पूरे दिन आप 10-10 टीचरों के आप मेथड को आप वॉच करते हैं, आप इधर-उधर आप अपना भी माइंड खराब करते हैं, अपने मोबाइल की बैटरी को भी हैंग कर रहे हैं आप। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो आप अच्छे मेथड से पढ़िए, आप अच्छे कंटेंट से पढ़िए, आप अपनी सीटिंग दीजिए, आप क्लास करने के बाद आप अपनी सीट पर बैठिए, आप 10-12 घंटे बैठिए, आप अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा। रात को पढ़िए, आप 2-2, 3-3 बजे तक पढ़िए, कौन रोकता है आपको? 4 घंटे सो लो आप, 24 घंटे में अगर आप 3-4 घंटे भी सो लोगे, दिल्ली पुलिस का पेपर 27 नवंबर से स्टार्ट है, तो आप अभी युवा हो, ऐसा नहीं कि आपने 3 घंटा सोए, 4 घंटा सोए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगले 4 साल 5 साल भी आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा अगर आप 24 घंटे में 3 या 4 घंटे ही सोए हो। कि युवा हो, आपके अंदर जो बॉडी की जो रेजिस्टेंट पावर है, जो इम्यूनिटी वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप चाहो तो 3-4 घंटे सोने के बाद 3-4 घंटे सोकर भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, स्वास्थ्य बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये स्वास्थ्य बिल्कुल भी आपका खराब नहीं होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम अपनी पढ़ाई पे लगाना है, क्लियर? तो लिखिए आप, कांधार मथुरा शैली कौन से काल में? कुषाण काल। अब बताइए, इस कुषाण काल में किसी एक महान राजा का नाम सुना है? बताइए आप, कमेंट बॉक्स में लगाइए। कुषाण वंश का एक महानतम राजा हुआ है राजा कनिष्क। तो राजा कनिष्क एक ऐसा राजा हुआ है जिसके महानता के चर्चे हैं, जिसका जो विस्तार था मथुरा से लेकर गांधार तक, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तक उसका राज चलता था। 2-2 उसकी राजधानी हुआ करती थी। चीनी यात्री भी इसके दरबार में आया था। चीनी यात्री आया या नहीं आया? चीनी यात्री नहीं आया। तो बहुत संगति इसने कराई या नहीं कराई? बहुत संगति इसने कराई या नहीं कराई? कराई। कौन सी कराई? पहली कराई, दूसरी कराई, चौथी कराई। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, एकदम सारे क्वेश्चन सामने आपके नहीं आएंगे, क्लियर? आगे लिखिए आप। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए आप, सर्जन एलोरा की गुफाएं। पहले तो आप यही बता दो कि एलोरा की गुफाएं भारत में कहां पर है? यही अपना में क्वेश्चन है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? औरंगाबाद में। कहां पर है? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। एलोरा की जो गुफाएं ये कहां पर है? औरंगाबाद में है। और यहां पर एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर भी है। एलोरा की गुफाओं में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, यहां पर कैलाश मंदिर भी है। कैलाश मंदिर, शिव मंदिर। कैलाश मंदिर का जो निर्माण है किस वंश के राजाओं की देन है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पूछ लिया इसमें ही। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? तो लिखिए आप स्टूडेंट, राजपूत वंश के राजाओं की देन है। राजपूत वंश के राजाओं की देन है। और किस राजा ने इस मंदिर को बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट। लिख सकते हैं आप स्टूडेंट, किस राजा की देन? कृष्ण फर्स्ट। अगर आपसे पूछे तो कृष्ण प्रथम फर्स्ट भी आप लगा सकते हो आप। एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो टोटल गुफाएं कितनी है? एलोरा की गुफाओं की जो संख्या वो कितनी है? 34 है। इनकी कुल जो संख्या है, कुल संख्या में कितनी गुफाएं? 34 है। और 34 का भी डिवाइडेशन है। 34 के डिवाइडेशन को आप कर सकते हैं। एलोरा की गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन की मूर्तियां हैं। हिंदू, इस एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन की गुफाएं हैं। अब इसमें बौद्ध गुफाएं कितनी, हिंदू गुफाएं कितनी है? 12 और बौद्ध गुफाएं कितनी है? 17 और ये कितनी है? 5। तो लगाइए आप 17,
17 12 लगाइए, 17 12 कितने हो गए 29 और 5 आपकी किसकी जैन की है। क्लियर। बौद्ध की कितनी है 17, सॉरी बौद्ध की कितनी है, बौद्ध की कम है, हिंदू की 17 है और बौद्ध की 12 है। इस तरीके से आप लिखोगे। आप ये इनके नंबर है। टोटल गुफाएं 34 है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एलोरा की गुफाओं में कि कौन कौन से धर्म की मूर्तियां हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, हिंदू बौद्ध जैन, हिंदू बौद्ध जैन। सब्मिशन इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए महाबलीपुरम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है। किस वंश के राजाओं ने यानी सप्त पैगोडा को बनवाया है। सप्त पैगोडा जो मंदिर है किस वंश के राजाओं ने बनाया, पल्लव वंश। लिख सकते हो आप, पल्लव वंश के राजाओं की देन है, पल्लव वंश के राजाओं की देन है। ये जो सप्त पैगोडा है इसका मतलब इसमें एक यानी कि 7 रथ मंदिर हैं, जिसमें द्रौपदी का रथ मंदिर भी है, नकुल का भी है, सहदेव का भी है, जो 5 पांडव है वो है, और प्लस द्रौपदी है, कितने हुए 6, और एक प्रवेश मंदिर है, एक प्रवेश रथ मंदिर है, प्रवेश रथ मंदिर। टोटल कितने हैं 7 हैं। तो सातों को किसने बनाया, पल्लव वंश के राजाओं की ये देन। कहां पर है, महाबलीपुरम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, विरूपाक्ष मंदिर एलोरा, इस पॉइंट को यहां से हटाओगे। इस क्वेश्चन का महाबलीपुरम का एलोरा गुफाओं से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन आपका अलग है, सब पैगोडा। एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए आप, विरूपाक्ष मंदिर भारत में कहां पर है, इसकी पोजीशन आपको बतानी है। विरूपाक्ष मंदिर भारत में कहां पर है, कर्नाटक के हम्पी में है, यानी हम्पी कर्नाटक के हम्पी में है। और आपको बताना है कि ये मंदिर किसको समर्पित है, किसके लिए विरूपाक्ष मंदिर किसका मंदिर है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। और कौन सी शैली के द्वारा ये बना हुआ है, कौन सी स्थापत्य कला इसमें है, द्रविड़ स्थापत्य शैली से बना हुआ है। द्रविड़ कला इसके अंतर्गत है। और विरूपाक्ष जो मंदिर है शिव मंदिर है। और ये मंदिर किसने बनवाया था, विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी ने, लोक महादेवी ने बनवाया था। वो आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहां तक आप याद रखिए विरूपाक्ष मंदिर किसका है, शिव मंदिर है, कर्नाटक के हम्पी में। कौन सी शैली से बना है, द्रविड़ शैली से बना हुआ है। सब स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। उसमें क्लास को लास्ट तक वॉच करने के लिए सिर्फ मैं आपसे इसलिए बोलता हूं कि सिलेबस जीएस का थोड़ा सा ज्यादा वाइड है और आपका ध्यान उन टॉपिक की तरफ रहे। 1 घंटे के अंदर मैं उन टॉपिकों पर आपका ध्यान बिल्कुल खींच के रखता हूं, क्योंकि आपका ध्यान कंसंट्रेशन उस टॉपिक पर रहे और उस टॉपिक को आप पढ़कर अपनी परीक्षा को पास कर जाओ। क्लियर। और सारा समस्त ज्ञान बुक के अंदर छिपा हुआ है, तो समस्त ज्ञान जो बुक के अंदर छिपा हुआ है तो वो वहां से नहीं निकल पाता है, टाइम ड्यूरेशन कम होती है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखोगे आप, मैंने यहां पर लिख दिया मकबरा। बाबर का मकबरा आपको बताना है। अपने सभी प्यारे स्टूडेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है। छोटा सा एक क्वेश्चन आपके सामने, बाबर, हुमायूं, अकबर का भी आपको बताना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो स्टूडेंट लगाइए आप, यानी कि मकबरा, इन सभी मुगल बादशाहों के मकबरे कहां पर हैं, आपके इनके मकबरे याद होने चाहिए। कभी-कभी एक मकबरा इनका पूछ लिया जाता है और एग्जाम में जब मकबरा जैसा एक ऐसा पॉइंट आता है तो इसमें कुछ लॉजिकल को टेक्निकल पॉइंट तो है नहीं कि आपका गलत हो गया, यानी कि अगर आपके याद है तो आप लगा दोगे, याद नहीं है तो नहीं लगा पाओगे। क्लियर। तो इसमें देखोगे आप, बाबर का जो मकबरा है, बाबर का मकबरा कहां पर है, देखिए बाबर का मकबरा काबुल में है।
और पहले कहां था? आगरा। आगरा से कहां गया? काबुल। क्लियर? काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहां पर है? अकबर का बताइए आप? सिकंदरा। ये सिकंदरा कहां पड़ता है? आगरा में। सिकंदरा आगरा। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? जहांगीर का लगाइए लाहौर। लाहौर शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा बताइए सर्जेंट, शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में है। औरंगाबाद। औरंगाबाद। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मकबरा आपसे पूछा जाता है, एक को लिख लो। या शेरशाह सूरी का भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट लिखिए आप। चलो एक मुगल बादशाह के बारे में आज चर्चा करते हैं। अगर उस मुगल बादशाह का एक महान मुगल बादशाह, अगर उसका एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आज जितना भी मैं उसके लिए लिखवा दूंगा 1 मिनट में, 2 मिनट में, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ज्यादातर मोस्टली उसके क्वेश्चन वहीं से पूछ लिए जाते हैं, उसकी वो सन पूछ ली जाती हैं और वो सन आपके याद रहनी चाहिए। अभी से आप उस बादशाह को याद करके चलोगे और उसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और वो महान मुगल बादशाह हुआ है। बहुत बच्चे समझ भी गए वो महान मुगल बादशाह कौन हुआ है, नहीं पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर भी वो महान कहलाया है, अकबर। क्लियर? तो अभी पीछे अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले लिखिए आप सभी। जैसे यहाँ अकबर लिखा, क्लियर? तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके लिए कुछ सन लिखूंगा। अगर आप इन सनों में इसके बारे में कुछ लिख सकते हो तो बहुत स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो आप। मैंने 1542 लिख दिए है, 1556 मैंने यहाँ लिखा है, 1562, 63, 1564, 1571, 1572, बहुत बच्चों ने लगा भी दिया आंसर, 1575, 1576, 1577, 1579, 1581, 1582 और 1605। इन सालों में से अकबर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और अभी पीछे दिल्ली पुलिस में भी इन्हीं सालों से क्वेश्चन आया और यूपी दरोगा में भी यहीं से क्वेश्चन आया। यूपी एसआई जो बच्चे ऑलरेडी तैनात हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके एग्जाम में भी इन्हीं सनों से क्वेश्चन आया और दिल्ली पुलिस में जो बच्चे तैनात हैं उनके लिए भी इन्हीं सनों में से क्वेश्चन आया। अब ये बहुत बड़े मजे की बात है कि अकबर का क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरिएबल, अकबर की सारी सन मैंने आपके सामने छाप दी है। अगर अकबर का कोई क्वेश्चन आया तो इन सनों से बाहर नहीं आएगा, ये श्योर है, इन सनों से बाहर नहीं आएगा। अकबर जैसे महान मुगल बादशाह कि ये सन आपके लिए मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आप छोटे एग्जाम दो बड़े दो, आप इनमें से ही आपको अकबर का क्वेश्चन मिल जाता है। आपको ज्यादा उसमें कहीं भी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये सिर्फ विविध एक्सप्रेस की क्लास चल रही है, तो विविध एक्सप्रेस की क्लास में शॉर्ट में ही आपके इनके बारे में आपको लिखवाया जाएगा। क्लियर? देखिए आप 1542 में इस बादशाह का जन्म हुआ है, लिखिए आप स्टूडेंट, जन्म हुआ है 1542 में अकबर का जन्म है और अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ है। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ है। क्लियर? अकबर का जन्म ओनली इतना लिखकर आप छोड़ सकते हैं, आप ये ओरली ऐसे ही याद कर सकते हैं आप। 1556 में इसका राज तिलक है, राज तिलक। यही अकबर दिल्ली की गद्दी का मुगल बादशाह कौन सी सन में बना है? 1556। अब यहाँ 1556 में दो क्वेश्चन आते हैं। पानीपत का सेकंड युद्ध भी यहाँ हुआ है, पानीपत का सेकंड युद्ध
पानीपत का सेकंड युद्ध कौन सी सन में? 1556 में। अब 1556 में जब पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ तो अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां। और दूसरी तरफ कौन था? हेमू। बैरम खां व हेमू के बीच ये युद्ध हुआ है, बैरम खां व हेमू के बीच। देखिए आप 1556 पानीपत का सेकंड युद्ध, ये पानीपत का सेकंड युद्ध है, ये अकबर का सेनापति बैरम खां व हेमू के बीच हुआ है। ये हेमू वो है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये अंतिम राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये 14वां विक्रमादित्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 14वां विक्रमादित्य कौन था? हेमचंद्र रॉय हेमू था, जो पानीपत के सेकंड युद्ध में बैरम खां से हार गया था। और इतिहासकारों ने बड़ा आश्चर्यचकित, बड़ा सरप्राइज माना कि हेमू इतना शक्तिशाली बैरम खां से कैसे हार गया। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए आप इसमें 1562 में इस मुगल बादशाह अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। दास प्रथा शॉर्ट में लिख लो आप, दास प्रथा को समाप्त किया। और अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा पर किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आपसे पूछा गया था कि कौन से मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? कौन से मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? अकबर ने किया। और किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लगाया? अगर पुनः वर्ड कभी आपसे पूछ लिया जाए किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लगाया, तो औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो आपका आंसर क्या आएगा? अकबर। सन 1564 दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी आगे चलिए आप नेक्स्ट 1573। इस अकबर ने 1573 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी, आगरा में फतेहपुर सीकरी किस बादशाह की देन है? फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया है? अकबर ने बसाया है। कौन सी सन में बसाया? 1571। अब इस 1572 में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा बनवाया। अब आपसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया यहाँ पर, बुलंद दरवाजा कौन सी सन में बना? 1572। और बुलंद दरवाजा की जो पोजीशन है कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा अकबर ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? यानी अकबर कहां से जीत 1572 में अकबर कहां से जीत कर आया था कि उसने बुलंद दरवाजा बनवा दिया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया। और केबीसी में अमिताभ बच्चन ने ये क्वेश्चन 50 लाख का क्वेश्चन आपसे पूछा कि अकबर ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। ये क्वेश्चन केबीसी में अमिताभ बच्चन ने 50 लाख का पूछा था। 50 लाख का एक क्वेश्चन था और बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में कितनी बार एक क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा किसकी देन है, कहां पर इसकी पोजीशन है, किस बादशाह ने बनवाया है, कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया है। जब अकबर का टॉपिक चलेगा वो प्रॉपर तरीका से आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना है। इबादत खाने की स्थापना। यहां पर आप देखिए, इसको नोट करें, ये अगर इसका स्क्रीनशॉट करें। अब इसमें एक पॉइंट देखिए आप 1576 में युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। 1576 इसमें अकबर का सेनापति था मानसिंह और दूसरा था महाराणा प्रताप। दोनों मौसी के हैं। और यहाँ पर अकबर का सेनापति कौन है? मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है सन 1576। यही क्वेश्चन यानी कि आपका यूपी दरोगा में आपसे पूछा गया। यूपी दरोगा में हल्दी घाटी के युद्ध की ओनली सन पूछी गई, किसके बीच हुआ ये नहीं पूछा गया। यूपी दरोगा में क्वेश्चन आया हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी सन में हुआ, तो सिंपल बताओगे 1576। तो इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था। कौन था? मानसिंह। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखिए आप 1577 में अकबर ने शाही टकसाल का निर्माण कराया। शाही टकसाल 1577 में शाही टकसाल अकबर ने कहां पर बनवाई थी? दिल्ली के अंदर। सब स्टूडेंट नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट करें। शाही टकसाल कहां पर थी? दिल्ली के अंदर। और इसका निर्माण किसने कराया? अकबर के द्वारा सन 1577। देखिए आप नेक्स्ट, यहीं पर देखिए आप 1579
1579 में अकबर द्वारा मजहर की स्थापना, मजहर की स्थापना, मजहरी धर्मशालाएं टाइप होती थी, मजहर की स्थापना। 1581 भी मैंने आपको सन लिखवाया था, 1581 इलाही संवत चलवाया, अकबर की देन है इलाही संवत चलवाया, इलाही संवत। और आगे चलकर इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत किसने चलवा दिया? शाहजहां ने चलवा दिया। तो 1582 और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 1582 दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। और इसका पुरोहित किसको बना दिया? दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अकबर ने किसको बनाया? अबुल फजल। अबुल फजल किसकी देखरेख में, किसके नेतृत्व में ये धर्म चल रहा था? अबुल फजल। किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। दीन ए इलाही धर्म से मतलब है कि सभी धर्म एक हैं और सभी धर्मों की बैठकर चर्चा होनी चाहिए, यानी सब धर्म एक हैं, सभी धर्मों की आपस में चर्चा होनी चाहिए। तो सभी धर्मों को एक धर्म बनाने वाला बादशाह कौन था? अकबर। और नाम क्या रखा? दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 और जिसका पुरोहित संचालक कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल, ये वही अबुल फजल है जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया। महाभारत का फारसी में अनुवाद कराकर उसका नया नाम क्या रख दिया? रज़नामा। आप इतिहास पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट आपके सामने आएगा, थोड़ा सा आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। जिस बच्चे के अंदर धैर्य है और कंटिन्यूटी लगातार वो क्लास को वॉच कर रहा है, बहुत धैर्य के साथ बैठा हुआ है, उसे कहीं परीक्षा में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत बच्चे हैं जिनको धैर्य नहीं है और कंटिन्यू नहीं है और विश्वास नहीं है, उनका धैर्य बिल्कुल गायब है, उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, परीक्षाएं फेल हो सकती हैं। और जब बच्चा धैर्य से अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, अपने धैर्य को बनाए रखे है, तो उसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी परीक्षाएं पास हो जाती हैं। आगे देखिए आप एक लास्ट पॉइंट देखो आप 1605। अब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु कौन से रोग के कारण? अमीबी पेचिस के कारण। अमीबी पेचिस के कारण। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पेचिस रोग के कारण हुई है? अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो अकबर की जो मृत्यु हुई 1605 में किस रोग के कारण? पेचिस के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो कौन से मुगल बादशाह की मृत्यु पेचिस के कारण हुई? तो अकबर। क्लियर? और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सभी स्टूडेंट कॉपी पेन न चलाएं, बात को सिर्फ पॉइंट को समझें। मैंने यहाँ 1600 ईस्वी लिखा है। क्या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन सी सन में है? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन सी सन में? 1600 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो आपका आंसर क्या आएगा? अकबर। क्योंकि अकबर की मृत्यु हुई 1605 और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। पॉइंट समझ में आया? ये नहीं आया? अगर नहीं आया तो ये आप नो भी लगा सकते हैं और आया है तो यस भी आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका अकबर का एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में बार बार घूमता है, सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति किसकी रही है? अकबर की रही है। अकबर द्वारा सुलह कुल की जो पॉलिसी अपनाई गई, और सुलह कुल की नीति से मतलब होता है अकबर बादशाह ने धर्म से ज्यादा किसको माना है? न्याय को माना है। अकबर धर्म को बाद में मानता है, पहले न्याय को मानता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अकबर ने न्याय को दी है, धर्म को बाद में दिया है। धर्म बाद में, पहले न्याय। कौन बोलता है? अकबर। तो इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? सुलह कुल की नीति से मतलब धर्म से ज्यादा किसको मानता है? अकबर न्याय को मानता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अगर अकबर बादशाह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आया तो इन सनों से बाहर नहीं आएगा, आपको सिर्फ यही आपको कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, इसको नोट करें या इसका स्क्रीन शॉट करें। नेक्स्ट देखिए आप सभी स्टूडेंट, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। ये नहीं क्लास बड़ी है तो क्लास छोड़कर आप जा रहे हो, आप नहीं जाना है। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। धैर्य बना कर रखें। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बार बार मैं कई वर्ड को इसलिए बोलता हूं कि आपका जो मॉरल है, जो आपकी रेगुलेटिव बनी रहे। एक क्वेश्चन आपके लिए, बिक्री कर, तटकर
ये टैक्स है। कर का मतलब में क्या होता है, टैक्स होता है। एंड कर का मतलब टैक्स, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर और सीमा शुल्क, ये कौन से कर हैं, बस ये आपसे पूछा गया है। सीमा शुल्क ये इनडायरेक्ट में आते हैं, ये डायरेक्ट में आते हैं, बताइए आप सभी। एक क्वेश्चन आपके लिए, बिक्री कर, तट कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, ये कौन से टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अप्रत्यक्ष कर में इनको रखा गया है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट कर में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट निगम टैक्स, जो जैसे निगम टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स है, साथ के साथ ही वो आपके अकाउंट से कट जाता है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लेके आए हो, आपको 5 रुपए का मिला है, तो 5 में आपका इनडायरेक्ट वे में आपका टैक्स भी कट गया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट लिखिए आप, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखिए आप, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, कितना बढ़िया क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की जो शुरुआत है कब से, बस आपको ये बताना है। वो तो बताया कि किसानों को इसमें 6-6 हजार रुपए का वो रखा गया था प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में, सिर्फ आपको इसकी डेट बतानी है कि ये योजना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब से स्टार्ट हुई है। डेट और सन अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना लगाइए सब्जेक्ट 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 से इस योजना की शुरुआत है। आज का एक क्वेश्चन और लिखोगे इसी में, अंतरिम सरकार 1946 भूलना नहीं है आपको। अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन था, ये क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पूछ लिया है। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ 1946 में हुआ और किसके नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में। तो अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन रहे, बताइए आप, आसफ अली। आसफ अली अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन रहे, आसफ अली रहे। और आज का जो होमवर्क है, आज का होमवर्क भी आप ले लो, जो आपको आप घर पे करना है। आज का होमवर्क आपके लिए लिखिए सब्जेक्ट, आज के होमवर्क में आपको अनुच्छेद 21 का ए आपको करना है, 25 आपको करना है, 32 आपको करना है, आर्टिकल नंबर 38 करना है, 39 का के आपको करना है, आर्टिकल 45 और 46 में डाउट में रहते हो, ये दोनों करने हैं, और 47, 48 का के, और 49, 50 और 51 का के। आज के होमवर्क में ये आर्टिकल हैं जिन पर आपको आज फोकस रखना है। आज के होमवर्क में मैंने आपको कुछ आर्टिकल मूल अधिकार के दिए हैं, कुछ आर्टिकल आपको नीति नैतिक तथ्य के दिए और कुछ आर्टिकल मैंने आपको मूल कर्तव्य के दिए हैं। और आज का ये होमवर्क है, इनको आप अच्छे से रिवाइज करोगे। आप आज ये आपको रिवाइज करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। कल क्लास जब विविध एक्सप्रेस की क्लास होगी तो मैं कोई सा भी आर्टिकल आपसे बोल सकता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है। और कमेंट बॉक्स में जो बच्चा स्पीड के साथ लगाएंगे, जो नहीं लगाएंगे, गलत लगाएंगे, तो उनको मैं वॉच करूंगा कौन बच्चा लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। क्लियर? तो ये आपका आज का होमवर्क है। अगर आज आपको ये विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने सभी दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हो। धन्यवाद, गुड नाइट।